Hello student, good morning. Welcome to the class. Student, we are going to start chapter 9 reproduction in animals. तो बच्चों आज हम एक साइंस बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो आप लोग क्योंकि टाइम नहीं रहता है इसलिए आप लोग इसको 2-3 बार देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो पूछना मुझसे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इस चैप्टर के बारे में हमको जानना ज़रूरी है सभी के लिए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पर पहले रिप्रोडक्शन समझना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो बहुत सारे एनिमल्स के, है ना। इन एनिमल्स के साथ उनके देखो बेबीज़ भी हैं जिसको यंग वंस बोलते हैं, या आप ऑफ स्प्रिंग एक वर्ड आ रहा है अभी इस चैप्टर में, उसको भी जान लीजिए। तो ये यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं ये सभी एनिमल्स के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ रिप्रोडक्शन में क्या जानना है कि कोई भी एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जैसे यंग वंस को या ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ऐसा ही प्रोसेस है। आप देखोगे ये रिप्रोडक्शन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन। री का मीन्स होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मीन्स होता है प्रोड्यूस करना, मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का मतलब जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रेशन है, ये सभी लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम उसमें फूड लेते हैं, खाते हैं और डाइजेशन होता है उस फूड का, और उसके बाद हमारे बॉडी को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, और जो फूड हमने खाया है उसका ब्रेक डाउन होता है बॉडी में और फिर हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। सर्कुलेशन में क्या होता है, सर्कुलेशन में हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो वाला सिस्टम। और उसके बाद फिर एक्सक्रेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हमारे बॉडी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इनमें से अगर कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी में रुक जाता है, नहीं होता है, तो क्या है, एक इंसान की या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो मर भी सकता है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को कहें कि रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, ठीक है, तो क्या इसको हम लाइव प्रोसेस मानेंगे। लाइव प्रोसेस का मतलब पता चला कि ऐसे प्रोसेस जिसके द्वारा अगर वो प्रोसेस मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होता है तो वो मर सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन में अपने जैसे यंग वंस को जन्म देना है, नए जो आने वाले जो जनरेशन है उसको जन्म देना है, ठीक है। तो क्या कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ये डिसाइड कर ले कि उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना है, उसको बच्चे पैदा नहीं करना है, तो क्या वो इंसान मर जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। अगर कोई इंसान चाहे कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, वो बच्चों को जन्म देना नहीं चाहता है, तो भी वो जिंदा रह सकता है। तो रिप्रोडक्शन जो है एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, एक लेकिन हमारे लाइफ का एक एसेंशियल प्रोसेस हम मान सकते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों होना ज़रूरी है, मान लो कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, इस पर बहुत सारे स्पीसीज़ रहते हैं, अलग अलग तरीके की जातियों के जीव जंतु रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। स्पीसीज़ का मतलब समझ रहे हैं, स्पीसीज़ मतलब किसी भी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म की पूरी जाति को हम उसका स्पीसीज़ कहते हैं। जैसे ह्यूमंस के स्पीसीज़ होते हैं, डॉग के स्पीसीज़ होते हैं, कैट के स्पीसीज़ होते हैं, ठीक है। तो मान लो सभी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पेन होता है, मतलब उसका जीवन काल होता है कि इतने समय के बाद वो मर जाएगा, है ना। तो मान लो कि अगर जैसे कोई एक इंसान ने डिसाइड कर लिया कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, फिर भी वो जिंदा है, लेकिन सभी लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको रिप्रोड्यूस नहीं करना है, हमको बच्चे पैदा नहीं करना है, तो अर्थ पे क्या होगा, जब उसका लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाएगा, उसका जब जीवन काल ख़त्म हो जाएगा तो वो तो मर जाएगा। और उसने जब प्रोड्यूस नहीं किया, कोई बच्चे उसके आगे आए नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, किसी भी स्पीसीज़ की जो कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो पूरी की पूरी स्पीसीज़ है कुछ सालों के बाद क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो अर्थ पर से उसका पूरा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम अभी भी सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं,
प्लांट्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी जनरेशन आगे नहीं आ पाई किसी भी कारण से, ठीक है, उनके हैबिटेट नहीं रह गए, उनको खाने पीने के लिए नहीं मिला, आगे चल करके उनकी पूरी की पूरी स्पीसीज़ ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से सभी के साथ हो सकता है, फिर अर्थ पे कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है एक एसेंशियल प्रोसेस है, इसका होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? अर्थ पर कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, इस ऑर्गेनिज्म की, स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डज अ स्पीसीज एंश्योर इट्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल ऑन अर्थ। तो कोई भी स्पीसीज, जैसे स्पीसीज का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना, तो कोई भी स्पीसीज जो है वो कैसे इंश्योर करता है अपनी सर्वाइवल की कंटिन्यूटी को अर्थ पर बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो कैसे इंश्योर करता है? तो वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही करता है। रिप्रोडक्शन जो है प्रोसेस, यही हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। ऑर्गेनिज्म में क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स सभी आ जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी को अर्थ पर बनाए रखने में कौन हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को जन्म देता है, अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देता है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में देखिए कि हमको जानना क्या है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं अभी आज के वीडियो में। फर्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहली बात है कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आपकी बुक में। जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों तरीक़ों से नए ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जन्म लेते हैं। तीसरा जो है वो है जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स। जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स में हमको क्या जानना है? जेंडर इश्यूज से मतलब क्या है? जो मेल और फीमेल जो जेंडर होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हमारे समाज में बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, और उनसे जुड़े हुए बहुत सारी गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में। लड़का लड़की को लेकर के बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। लड़की का जन्म लेना अभी भी बहुत सारे परिवार में एक बोझ माना जाता है ना। और इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? अगर लड़की पैदा होती है तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? मदर को ठहराया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी होता क्या है? जो लड़कियां होती हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो वो जल्दी माँ बन जाती हैं। जो जब कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां, तो उसको लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके बॉडी में आते हैं, उनके जीवन में आते हैं। तो इसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना होगा तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हो। क्या बोल रहा है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ दियर ऑन काइंड। लिविंग थिंग्स की जगह पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो। तो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक प्रोसेस के रूप में जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग को। किसको? ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ दियर ऑन काइंड, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिया है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन के तरीके। तो 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इसको हम आगे पहले डिस्कस करें, इससे पहले हम लोग इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको इसका डिफरेंस भी जानना ज़रूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वंस को जन्म देने के लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल इसमें पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तब जा कर के यंग वंस जन्म लेता है।
तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक ही पेरेंट जो है उसी से नया ऑफस्प्रिंग बनता है। दूसरी बात क्या है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं जिसमें से जर्म सेल भी होते हैं, ठीक है। तो मेल में अलग जर्म सेल होते हैं और फीमेल में अलग जर्म सेल होते हैं। तो यही इसी को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, जर्म सेल बनते हैं। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, गैमेट्स नहीं बनता है उसमें किसी इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी सिंगल पेरेंट होता है उसी के बॉडी के किसी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। थर्ड क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। और एसेक्सुअल में ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ये जो गैमेट्स हम लोगों ने देखा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का मिलना जरूरी है। तो जब वो दोनों मिलेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड बाय बोथ द पेरेंट्स। जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बच्चे आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनमें अपने दोनों पेरेंट्स के, मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दोनों के कुछ ना कुछ लक्षण आएंगे। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड बाय वन पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक आएगा। नंबर 5 क्या है, अकर्स इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल वाला, ये हायर प्लांट्स और एनिमल में होता है। लेकिन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी तरह से। तो आप लोग इसको देखो और एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार रिपीट करके देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।